चलिए आज हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं रेग में जो नया सेक्शन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप का टैक्सेशन। देखिए पार्टनरशिप का टैक्सेशन सीपीए एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो एंटिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही है। एंटिटी में आपका एस कॉरपोरेशन आ गया, सी कॉरपोरेशन आ गया और पार्टनरशिप आ गया। तो देखिए पार्टनरशिप का जो टैक्सेशन है वो बहुत यूनिक है। मतलब आपको यहाँ पर पूरे टैक्सेशन को कि उसके कंप्लायंसेस कैसे करने हैं, उसके टैक्सेबल इनकम का कैलकुलेशन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उससे भी ज़्यादा कि देखिए जब एक पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म को इनकॉर्पोरेट करता है, फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप करता है, तब क्या टैक्सेबल ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम पहले, ये पहला लेक्चर है। मतलब आज आपके इस कॉन्सेप्ट से बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप टैक्सेशन भी क्या है अच्छे से कवर होंगे। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जो टैक्सेशन का वेटेज है ना, टैक्सेशन में पार्टनरशिप का मतलब एंटिटी कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल सीरियसली लीजिए। तो हम कुछ पहले प्रोविजंस को भी अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके कुछ जो प्रोविज़न पढ़े ना उसी के बेसिस पर देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार सर अगर हमारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो तो कैसे हम एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं, और फिर उसके बाद एक सिमुलेशंस को भी आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पार्टनरशिप का स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। देखिए अगर मैं यूएस में बात करूं कॉरपोरेशन, इंडिविजुअल और पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप बिल्कुल एक ऐसा कॉन्सेप्ट कि ये पास थ्रू कॉन्सेप्ट है। पार्टनरशिप डज नॉट पे इनकम टैक्स। ये लाइन आप बिल्कुल ध्यान रखिए अच्छे से कि सर पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप फर्म वो कभी भी इनकम टैक्स का पेमेंट नहीं करती। क्यों नहीं करती सर? पार्टनर टैक्स रिटर्न कैरी देयर शेयर इनकम लॉसेस क्रेडिट और डिडक्शन द पार्टनरशिप फर्म एंड द पार्टनरशिप फर्म इज जस्ट फ्लो थ्रू एंटिटी। ये कॉन्सेप्ट, अब इस फ्लो थ्रू एंटिटी के कॉन्सेप्ट को भी हमने समझना है। अभी मैंने आपसे बोला कि पार्टनरशिप का जो स्टेटस होता है वो फ्लो थ्रू एंटिटी का होता है। मतलब ऐसा समझिए, एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए एक फर्म में 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। ये तीनों क्या है? पार्टनर है। और लेट से तीनों का जो शेयर है ना वो भी इक्वल शेयर है। मतलब तीनों जो भी प्रॉफिट कमाते हैं उसमें सब तीनों मिलकर 1/3 हम बांट लेते हैं। अब पार्टनरशिप ने क्या, लेट से $60,000 का प्रॉफिट कमाया। कब कमाया सर प्रॉफिट? ये प्रॉफिट अर्न किया, $60,000 का प्रॉफिट अर्न किया पार्टनरशिप फर्म ने। किसने? फर्म ने अर्न किया। तो सर टैक्स क्या पार्टनरशिप फर्म को भरना पड़ेगा? तो इसका आंसर है नो। मतलब जो भी पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट अर्न करती है वो अपने पार्टनर को क्या कर देती है? पास ऑन कर देती है। इसीलिए यहां पर लिखा है फ्लो थ्रू एंटिटी। इसका मतलब इस 60,000 में 20,000 ए का हिस्सा है, 20,000 बी का हिस्सा है और 20,000 जो है सी का हिस्सा है। तो जब ये अपने इंडिविजुअल रिटर्न को फाइल करेंगे फॉर्म नंबर 1040, तो ये अपना प्रॉफिट डिस्क्लोज करेंगे। मतलब अल्टीमेटली अगर मैं नट शेल में बात करूं तो पार्टनरशिप जो है फर्म, अभी हम बात करें फर्म की, तो पार्टनरशिप फर्म जो भी प्रॉफिट कमाती है उसके ऊपर उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। वो उस टैक्स का बर्डन क्या करती है? एक तरीके से पास ऑन कर देती है, प्रॉफिट को पास ऑन कर देती है और उसके पार्टनर्स उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे करते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट आप एस कॉरपोरेशन में भी पढ़ने वाले। एस कॉरपोरेशन मतलब हम अगर कॉरपोरेशन के टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कॉरपोरेशन में, कंपनीज में 2 कैटेगरी है, सी कॉरपोरेशन और एस कॉरपोरेशन। तो जो सी कॉरपोरेशन है वो जो भी प्रॉफिट कमाती है वो खुद पे करती है उसके ऊपर टैक्स। लेकिन एस कॉरपोरेशन बिल्कुल इसी तरीके से वहां पर भी एक फ्लो थ्रू एंटिटी का कॉन्सेप्ट होता है।
मतलब एस कॉर्पोरेशन जो भी प्रॉफिट कमाएगी उसके शेयर होल्डर को उसके ऊपर क्या करना पड़ता है, टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन अभी हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, तो आप डे वन से इस बात को अपने माइंड में बिठा के रखिए कि सर जो भी पार्टनरशिप के द्वारा प्रॉफिट कमाया जाएगा उसको पास ऑन कर दिया जाएगा और उसके ऊपर टैक्सेशन किसने पे करना है, पार्टनर ने करना है। ये तो हमने एक इसका बैकग्राउंड को समझा। अब देखिए, जब कोई पार्टनर्स किसी पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करता है तो वो कहीं ना कहीं उसमें कंट्रीब्यूशन करता होगा। कंट्रीब्यूशन करता होगा मतलब फर्म में, क्योंकि पार्टनर क्या है, अल्टीमेटली बिजनेस का ऑनर ही तो है एक तरीके से, तो वो अपना कंट्रीब्यूशन करता होगा पार्टनरशिप फर्म को। तो बदले में उसको क्या मिलता है, उसको इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट मतलब वो पैसा देने वाला इंटरेस्ट नहीं, मतलब एक प्रकार से इंटरेस्ट मिलता है जिसको हम दो प्रकार की कैटेगरी में बांटेंगे, कैपिटल इंटरेस्ट और एक प्रॉफिट इंटरेस्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे से समझिए आप कि अगर मान के चलिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका बेस बनाने वाला है। अब देखिए यहां पर मेंशन क्या है, व्हेन पार्टनरशिप इंटरेस्ट इज रिसीव्ड इन एक्सचेंज फॉर प्रॉपर्टी कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब आपने एक प्रॉपर्टी का कंट्रीब्यूशन किया। मतलब सोचिए, आपके पास है ना एक लैंड एंड बिल्डिंग थी। मैं एग्जांपल ले लेता हूं सर, एक मेरे पास लैंड पड़ा हुआ था और मान के चलिए उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू 70,000 है और उसकी जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू वो 50,000 है। अब इस लैंड को क्या किया, पार्टनर ने एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर दिया। क्या कर दिया, एज ए कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो क्या यहां पर सर जो 50,000 की बुक वैल्यू वाली प्रॉपर्टी है उसको हमने लैंड के रूप में कंट्रीब्यूट किया पार्टनरशिप फर्म में, तो क्या सर 20,000 का हम यहां पर टैक्स डिपॉजिट कर दें? तो यहां प्रोविजन अगर हम पढ़ें, रियलाइज गेन और लॉस इज नॉट जनरली रिकॉग्नाइज बाय ए पार्टनर व्हेन पार्टनरशिप इंटरेस्ट इज रिसीव। ध्यान रखिए यहां पर हमने क्या बोला है, पार्टनरशिप इंटरेस्ट। तो अगर आपको किसी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन करने पर पार्टनरशिप इंटरेस्ट मिलता है, पार्टनरशिप इंटरेस्ट मतलब कैपिटल इंटरेस्ट, आप उस कंपनी उस पार्टनरशिप फर्म के क्या हो जाते हैं, पार्टनर बन जाते हैं, पार्टनर बन जाते हैं। तो सर जब हम एक प्रॉपर्टी को कंट्रीब्यूट करते हैं पार्टनरशिप फर्म में, सोचिए सबसे पहले टैक्सेशन को समझने से पहले आपको फॉर्मेशन तो समझ में आए कि एक पार्टनर ने अपनी पर्सनल एसेट्स को बिजनेस में लगाया, पार्टनरशिप बिजनेस में, और बदले में उसको पार्टनर्स का इंटरेस्ट मिला कि अब वो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर कहलाएगा। तो क्या इस प्रकार के कंट्रीब्यूशन पर किसी को कोई टैक्स देना होगा क्या? तो इन जनरल इसके एक्सेप्शन भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किस कंडीशन में अगर कोई कंट्रीब्यूशन होता है तो उसके ऊपर टैक्स भी करना पड़ता है। लेकिन इन जनरल अगर पार्टनर के द्वारा पार्टनरशिप इंटरेस्ट को ऑब्टेन करने के लिए कोई प्रॉपर्टी कैश का कंट्रीब्यूशन किया जाता है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करते। तो ये हमने एक और कॉन्सेप्ट को समझा, दो कॉन्सेप्ट समझे। देखिए मैं है ना आपका साथ साथ बेस बहुत स्ट्रांग करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर आपने कॉरपोरेशन को एस कॉरपोरेशन, सी कॉरपोरेशन और पार्टनरशिप को पढ़ लिया तो 40% मतलब यूएस सीपीएम में रेग आप 100% पास कर जाएंगे, क्योंकि 40% पोर्शन, 20% पोर्शन तो सर लॉ का पोर्शन है, बिजनेस लॉ का पोर्शन है, कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी, तो वो पोर्शन तो वैसे ही आसान। तो 40 और 20 इस 60% के पोर्शन को स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझना है, इसीलिए हम क्या है बहुत स्लो भी चलेंगे। तो आप ये ध्यान रखिए कि पार्टनर्स का आपको पूरा मतलब टिप्स पे सारे होने चाहिए, सारे सिमुलेशंस आपसे बनना चाहिए, सारे एमसीक्यू बनना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। तो सर पास थ्रू कॉन्सेप्ट को समझा और कंट्रीब्यूशन समझा, बदले में अगर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है पार्टनरशिप इंटरेस्ट, ध्यान रखना कौन सा इंटरेस्ट, पार्टनरशिप इंटरेस्ट,
तो उसके ऊपर पार्टनर को किसी प्रकार का कोई टैक्स पे करने की ऐसी जरूरत नहीं होगी। चलिए, अब हम सर बार बार इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट को भी यहां पे ना दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया। अब ये कैटेगरी में स्टूडेंट को कई बार कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपके कंफ्यूजन को स्टार्टिंग से ही दूर करते चलूंगा। आपको जब क्वेश्चन कर रहे होंगे एग्जाम में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब कर रहे होंगे, तो आपको क्वेश्चन में इस बात को ध्यान से पढ़ना है कि सर कंट्रीब्यूशन करने से, जो भी कंट्रीब्यूशन आपने करा उसमें हमें कौन सा इंटरेस्ट मिल रहा है, कौन सा इंटरेस्ट मिल रहा है। क्या सर हमें कैपिटल इंटरेस्ट मिल रहा है या प्रॉफिट इंटरेस्ट मिल रहा है। सबसे पहला काम आपको क्वेश्चन पढ़ते समय इस बात क्या कर दी जाएगी, बांट दी जाएगी उनके कैपिटल के रेशो में। प्रॉफिट इंटरेस्ट का मतलब होता है कि सर पार्टनर जो ज्वाइन कर रहे हैं, उनको प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा। किस में हिस्सा मिलेगा, केवल प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा। तो इस प्रकार के इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट इंटरेस्ट। जैसे मान के चलिए 3 पार्टनर है, ए, बी और सी, और एक नया पार्टनर आता है डी, और वो 20% प्रॉफिट इंटरेस्ट के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है, 20% प्रॉफिट। तो इसका मतलब कि पार्टनरशिप फर्म जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएगी, उस प्रॉफिट में से डी को कितना हिस्सा दिया जाएगा, 20%। और अगर कैपिटल इंटरेस्ट के लिए आ रहा है, मतलब अगर सोचिए सबका हिस्सा हम क्या ले रहे हैं, इक्वल है, और जिस दिन पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाने वाली है, उस दिन जो कंपनी की एसेट बचेगी उनको क्या है, चारों में क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इस प्रकार के इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं सर, कैपिटल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, कैपिटल इंटरेस्ट। अब एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ये बहुत पूछा जाता है और स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, और देखिए सबसे पहले आप बोर्ड पर देखिए मेंशन क्या है, देख सकें। कंट्रीब्यूशन सर्विसेज। अभी तक हम प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे थे सर, अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सर्विस के कंट्रीब्यूशन के बारे में। इसका भी हम एग्जांपल लेंगे और इस एग्जांपल को हम दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे। मान के चलिए एक पार्टनरशिप फर्म में ए, बी और सी नया आ रहा है। सी पार्टनर यहां पर क्या आ रहा है, नया इंट्रोड्यूस हो रहा है, और पार्टनर सी किसी प्रकार की सर कोई प्रॉपर्टी और कैश में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है। वो जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है, वो किस चीज का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। मतलब सी हो सकता है एक लॉयर है, अटॉर्नी है, और वो अपनी जो प्रोफेशनल सर्विसेज है वो पार्टनरशिप हमको प्रोवाइड करता है। तो अगर किसी प्रकार का कोई सर्विस कंट्रीब्यूशन होता है, और सर्विस कंट्रीब्यूशन में आपको कैपिटल इंटरेस्ट दिया जाता है, प्रॉफिट इंटरेस्ट नहीं, बड़े ध्यान से समझना स्टूडेंट। अगर किसी पार्टनर के द्वारा सर्विस का कंट्रीब्यूशन और बदले में उसको क्या मिल रहा है सर, कैपिटल इंटरेस्ट, तो ध्यान रखिए यहां पर एक वर्ड लिखा है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द पार्टनरशिप कैपिटल इंटरेस्ट। क्या बोला है कि सर उस पार्टनरशिप फर्म की कैपिटल इंटरेस्ट की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना, वो उसके लिए क्या मान ली जाएगी, गेन मान ली जाएगी। सर अगर एग्जांपल ना समझे तो मजा ही नहीं आएगा। चलिए मैं एग्जांपल लेता हूं, है ना। मान के चलिए हमारे एग्जांपल में दो पार्टनर थे, एक था ए और एक था बी, ठीक है। इनकी अच्छी भली एक फर्म चल रही थी, बहुत बढ़िया तरीके से एक फर्म चल रही थी। इनके पास एक एसेट्स थी, एसेट्स की टोटल वैल्यू, मैं एसेट्स लिख लेता हूं। एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू थी 70,000 और लायबिलिटी थी 20,000। तो सर नेट एसेट 70 में से 20 गए, कितना होता है, 50,000। बस अब आपको एग्जांपल से समझना है। हमने क्या किया, एक नया पार्टनर कौन लेकर आए, सी लेकर आए, और सी को हमने बोला कि हम आपको 20% इंटरेस्ट देंगे। सी यहां पर अपनी एडवोकेसी से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला है, वो किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी का कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा। सी क्या प्रोवाइड करेगा यहां पर,
अपनी जो सर्विसेज है वो किसकी प्रोवाइड कर रहा है, एडवोकेसी की। और सी को जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो मैं यहां बार बार बोल रहा हूं सर, कैपिटल इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो सी ने जो सर्विसेज प्रोवाइड की है, सी ने जो सर्विसेज प्रोवाइड की है उसके लिए गेन कितना माना जाएगा पता है? हमने क्या बोला, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ, यहां ध्यान रखना, हमने क्या बोला, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द पार्टनरशिप कैपिटल इंटरेस्ट। इसका मतलब इस 50,000 में, इस 50,000 में उसका हिस्सा कितना है, 20% का उसको क्या मिल जाएगा, गेन। तो 50,000 का 20% होता है $10,000। ये जो है उस पार्टनर की क्या मान ली जाएगी, इनकम मान ली जाएगी। तो सर नटशेल में प्रोविजन बोलता है कि अगर कोई पार्टनर कोई सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन कर रहा है और उसको बदले में कैपिटल इंटरेस्ट मिलता है, तो उस फर्म की जो कैपिटल इंटरेस्ट की फेयर मार्केट वैल्यू है उस कंट्रीब्यूटेड पार्टनर के लिए क्या मान लिया जाएगा, गेन मान लिया जाएगा। तो सर इस फर्म की कैपिटल इंटरेस्ट मतलब नेट एसेट्स वैल्यू। सर 70,000 की एसेट्स थी, 20,000 की लायबिलिटी थी, तो 50,000 में उसको कैपिटल इंटरेस्ट कितना मिला, 20%। तो इस सर्विसेज के बदले में उसको जो 20% मिल रहा है वो उसके लिए इनकम मान ली जाएगी और उसके 1040 में वो क्या कर दी जाएगी, टैक्सेबल कर दी जाएगी। ये एक प्रोविजन है। तो ध्यान रखिए पूरा फोकस है सर्विस कंट्रीब्यूशन प्लस कैपिटल इंटरेस्ट। लेकिन सर अगर हमें प्रॉफिट इंटरेस्ट मिल रहा होता, देखिए बेस बना रहे हैं हम, बेस। सर अगर हमें प्रॉफिट इंटरेस्ट मिल रहा होता तो बस आपको ध्यान से क्यों पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट, नो इमीडिएट इनकम recognized upon receipt of a profit interest, instead future profit are taxable when earned by the partnership firm। तो contributed service profit interest में किसी भी प्रकार का कोई गेन नहीं मिलता। फ्यूचर में पार्टनरशिप फर्म जो भी प्रॉफिट कमाएगी उसी में हम इसको क्या देने वाले, हिस्सा देने वाले। तो सर इसका मतलब हमें कैपिटल इंटरेस्ट और प्रॉफिट इंटरेस्ट को बड़े ध्यान से समझना है। और यहां हमने दोनों चीजों को समझा कि सर प्रॉपर्टी का कंट्रीब्यूशन होता है तो क्या ट्रीटमेंट होता है, और अगर सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन होता है तो क्या ट्रीटमेंट। सर प्रॉपर्टी के कंट्रीब्यूशन में कोई गेन नहीं, सर्विसेज के कंट्रीब्यूशन में अगर कैपिटल इंटरेस्ट मिलता है तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल टैक्सेबल है, और सर अगर प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट इंटरेस्ट मिलता है तो कोई गेन अभी नहीं होगा। ये एक बेस बन रहा है। सर हमने ये प्रोविजन पढ़े, क्या इसके बेसिस पर हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करें? आपने अभी ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, कैपिटल इंटरेस्ट, पास थ्रू कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट इंटरेस्ट और कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा है। तो हम कुछ छोटे छोटे प्रोविजंस के बेसिस पर एमसीक्यू भी करेंगे। अब यहां मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिए ये है आपका फॉर्म नंबर 1065 जो कि पार्टनरशिप फर्म को क्या करना पड़ता है, फर्म को फाइल करना पड़ता है। तो अब हम इसमें भी समझेंगे कि सर जो इंडिविजुअल है, जो पार्टनर्स है, वो तो अपना इंडिविजुअल रिटर्न किस में फाइल करेंगे, 1040 में। लेकिन यहां पर केवल डिस्क्लोजर्स आएंगे क्योंकि सर पार्टनरशिप फर्म को तो पास थ्रू स्टेटस होता है, वो तो किसी प्रकार का कोई टैक्स पे नहीं करेगी। तो यहां पर केवल डिस्क्लोजर आएगा कि आपने कौन कौन सी प्रॉफिट्स कमाए हैं और उसका कितना कितना पोर्शन आपने पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये जो आपका फॉर्म है 1065 पार्टनरशिप के लिए है, और पार्टनर्स के लिए क्या होगा, 1040। अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो फाइल करेंगे वो 1040 में क्या है, रिटर्न अपना फाइल करने वाले। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि सर अगला जो कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू ए लायबिलिटी। हम क्या समझ रहे हैं सर, प्रॉपर्टी का कंट्रीब्यूशन और उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में ऑलरेडी आपने कोई लोन ले रखा है। अब देखिए पहले हमने क्या पढ़ा कि सर केवल प्रॉपर्टी का कंट्रीब्यूशन, फिर हमने पढ़ा सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन, अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि प्रॉपर्टी का कंट्रीब्यूशन जिसके ऊपर ऑलरेडी कोई लायबिलिटी चल रही है। तो इसको हम एक दिन समझ में आने वाला है, प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू ए लायबिलिटी, कि आपने पार्टनरशिप फर्म को एक प्रॉपर्टी दी और उसके साथ में कोई लायबिलिटी भी दी, तो आपको गेन किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल
लेमन्स टर्म में समझने की कोशिश करेंगे कि सर एक्चुअली में वो क्या कह रहा है। इन 2021 अल्बर्ट अक्वायर्ड 20% इंटरेस्ट। तो मैं यहां पे देखिए लिखते जा रहा हूं कि आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है सर, 20% इंटरेस्ट इन ए पार्टनरशिप बाय कॉन्ट्रीब्यूटिंग ए पार्सल ऑफ अ लैंड एंड 10,000 कैश। मतलब एक नया पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है सर, वो पार्टनरशिप फर्म को एक तो कैश दे रहा है, कैश कितनी दे रहा है 10,000, और एक दे रहा है लैंड। लैंड की वैल्यू कितनी है, तो सर लैंड की जो फेयर मार्केट वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू इज $50,000 एंड एडजस्टेड बेसिस। अभी आप इतना समझिए, एडजस्टेड बेसिस का मतलब होता है बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन एंड ऑल माइनस करके। बेसिस वाले लेक्चर में अभी हम पढ़ेंगे कि बेसिस स्केल से निकालते। तो ये वो 20,000 की क्या दे रहा है, लैंड की। ध्यान रखिए फेयर मार्केट वैल्यू को यहां पर नहीं लेना है, किसको लेना है, एडजस्टेड बेसिस। फिर बोल रहा हूं एडजस्टेड बेसिस को लेना है, गेन का कैलकुलेशन करते समय फेयर मार्केट वैल्यू को नहीं लेना है। एक पार्टनर एक फर्म में आ रहा है, वो 20% हिस्से के लिए आ रहा है, कैश का कंट्रीब्यूशन पे कर रहा है, और लैंड 20,000 दे रहा है। साथ में यहां पर यह भी लिखा है एंड वॉज सब्जेक्ट टू मॉर्गेज 70,000। तो यहां पर एक सर लायबिलिटी है, लायबिलिटी कितनी है 70,000 की है। अब समझिए कि एक पार्टनर ने क्या किया, एक पार्टनरशिप में 20% का हिस्सा ले लिया कैपिटल इंटरेस्ट, और एक लैंड दिया, एक कैश दिया, और उसके ऊपर जो लोन चल रहा था लैंड के ऊपर वो 70,000 है। अब ये लोन किसका हो गया सर, ऑब्वियसली बात है ये लोन किसका हो गया, पार्टनरशिप फर्म का हो गया। तो एक बात ध्यान रखिए, इस पार्टनरशिप फर्म में उस कॉन्ट्रीब्यूटिंग पार्टनर का हिस्सा कितना है 20%, बाकी का कितना है 80%, बाकी अदर पार्टनर जो होंगे उनका शेयर कितना है 80% है। इसका मतलब इस लायबिलिटी में जो 80% है वो अदर पार्टनर अब क्या करेंगे, इस लायबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, मतलब वो इसको 80% अज्यूम करेंगे। तो इस 70 का हमने क्या किया 80% निकाला, तो सर 70 का 80% 56,000 होता। तो आप सोचिए कि आपने 30,000 की एसेट्स दी, आपकी जेब से 30,000 की एसेट्स गई और एक 56,000 की लायबिलिटी चली गई। 30,000 की एसेट्स देने भर से 56,000 की लायबिलिटी कम हो गई, तो सर आपको गेन कितना हो गया 26,000 रुपए का गेन हो गया। 26,000 कैसे आया, ये 56 माइनस कितना था 30, ये आपके लिए क्या मान लिया जाएगा, गेन मान लिया जाएगा। तो सर कैश और लैंड का कंट्रीब्यूशन किया है 30,000 का, और एक लायबिलिटी जो थी हमारे ऊपर चल रही थी 70,000, इसको अज्यूम बाई अदर पार्टनर्स ने कितना किया है सर, अदर पार्टनर्स ने 80% क्यों किया, क्योंकि हमारा 20% है तो 80% वो भुगतेंगे, तो हमको 80% की लायबिलिटी का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो सर 56,000 की लायबिलिटी का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, पर बेनिफिट है, बट हमने 30 की एसेट्स भी तो दे दी, तो नेट गेन हमारे लिए कितना है 26,000 रुपए का हमारे लिए क्या है गेन है। तो देखिए कॉन्सेप्ट को आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को देते हुए समझना पड़ेगा। अब मैं इस प्रोविजन को आपको पढ़ाता हूं। तो प्रोविजन के साथ में एग्जाम्पल कितना इंपॉर्टेंट होता है समझिए। द पार्टनरशिप अज्यूम ए लायबिलिटी, यह लिखा हुआ है ध्यान देना, द पार्टनरशिप अज्यूम ए लायबिलिटी ऑफ अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग पार्टनर्स, द पार्टनर्स traded as a received distribution of money from the partnership in the amount of liability। मतलब अगर जो अदर पार्टनर लायबिलिटी को अज्यूम करते हैं वो एक तरीके से ये माना जाता है कि हमने क्या किया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी फ्रॉम द पार्टनरशिप इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। मतलब ये माना जाता है कि पार्टनरशिप ने एक मनी का क्या किया है डिस्ट्रीब्यूशन किया है। डिस्ट्रीब्यूशन रिड्यूस द पार्टनरशिप बेसिस,
डिस्ट्रीब्यूशन रिड्यूस द पार्टनरशिप बेसिस इन द पार्टनरशिप इंटरेस्ट। अब ये रिड्यूस बेसिस कैसे होता है, इसके लिए हम एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल बनाएंगे और अब हम ये भी समझेंगे कि सर पार्टनरशिप का बेस, पार्टनर का बेसिस कैसे निकालते। अब ये बेसिस वर्ड को हम क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। लेकिन अभी मैं फिर से रिवाइज कर दूं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं कि जब एक पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म में एसेट्स का भी कंट्रीब्यूशन करता है और वो एसेट सब्जेक्ट टू लायबिलिटी होती है, उसके ऊपर ऑलरेडी लायबिलिटी चढ़ी होती है, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसा ट्रीट करते हैं कि ये एक प्रकार से पार्टनरशिप फर्म के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। उसके लिए हमने पूरा एक एग्जाम्पल समझा और अभी हम एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल को समझेंगे जिसमें हम बेसिस, पार्टनरशिप का बेसिस, पार्टनर का बेसिस, इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। तो रेगुलेशन में बेस स्ट्रॉन्ग करना इज मस्ट गाइस, अदरवाइज आपको दिक्कतें आ सकती हैं। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आप मीनवाइल इस बात को ध्यान रखना कि अब हम पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं और पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहे हैं। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो अपन चलते हैं आगे।